नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। ये चैनल उचित समय में सही और सटीक जानकारी देने के लिए जाना जाता है। आप एकदम सही जगह पर आ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं कि हाल ही में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक नए वर्ण को अपनी हिंदी की वर्णमाला में सम्मिलित किया है। वो ये वर्ण है, इसको विशिष्ट व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पे इसको स्थान दिया गया है। आप देखें, यहाँ पे मैंने इसको बड़े रूप में लिख दिया है। ये कुछ अनंत जैसा चिन्ह है, इन्फिनिटी जैसा चिन्ह है, और ऊपर शिरोरेखा है और एक दंडरेखा है। दोस्तों, ये पूरा जो बना हुआ है ये है वर्णमाला। एक व्यवस्थित रूप में माला बनी हुई है, इसीलिए इसे कहते हैं वर्णों की माला। ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये सारे वर्ण है, ये सब वर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये सब वर्ण है। लेकिन इन वर्णों का भी वर्गीकरण हुआ है। अ से लेकर अह तक को स्वर कहते हैं और क से लेकर के यहां तक को व्यंजन कहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी वर्गीकरण किया गया है। क से लेकर के ह तक को मूल व्यंजन कहते हैं, और ये जो चार आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं इसे संयुक्त व्यंजन या फिर जुड़े हुए व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। और ये उच्छिष्ट व्यंजन है। उच्छिष्ट व्यंजन ये दो वर्ण की संख्या इनकी, और विशिष्ट व्यंजन जो है एक है। इस तरीके से स्वरों की कुल संख्या हो गई 13, मूल व्यंजन हो गए 33, और संयुक्त व्यंजन हो गए 4, और उच्छिष्ट व्यंजन हो गए 2, और विशिष्ट व्यंजन हो गया 1। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अब हो गए 53। पहले कितने थे? 52, लेकिन अब 52 नहीं है, अब 53 है। दोस्तों, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इस नए वर्ण की जरूरत क्यों पड़ी इसे सम्मिलित करने के लिए हिंदी वर्णमाला में। जैसे कि आपको पता है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे तमाम लोग हैं, और जब वो भाषा बोलते हैं तो वहां पे उनका क्षेत्रीय प्रभाव आ जाता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कहेंगे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, च से चरखा, छ से छाता। लेकिन जैसे ही आप हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं आप पाएंगे कि वहां लोग पढ़ते हैं कै से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, च से चरखा, छ से छाता। मतलब कि वो च से चरखा, न कि च से चरखा, है ना। च से चरखा, च से चरखा, छ से छाता, च से चरखा और छ से छाता। तो ये अंतर आ जाता है। ये क्षेत्रीय प्रभाव है। कंठ की बनावट कैसी है, वहां का जलवायु कैसा है, वहां की जो परंपरा चली आ रही है बोलने की, लोगों ने कैसे अनुकरण कर लिया, तो उसकी वजह से ये अंतर आपको दिखाई देने को मिलता है। हालांकि ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनका सही है, उनका गलत है, उनका गलत है, उनका सही है। ये दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, और अपना अपना तरीका है बोलने का। ठीक है, मूल भाव को हमें समझना पड़ेगा। तो इसी तरीके से क्या था कि कुछ जो जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड़ और कुछ ऐसे ही प्रांत हैं जहां पर न तो वो ड़ बोलते हैं और न तो वो ल बोलते, इन दोनों के बीच का कोई शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए एक नए वर्ण का प्रयोग हमारे सामने आया है। जैसे आपने सुना होगा कालू, ये कालू शब्द है। लेकिन कुछ लोग आप सुन पाएंगे कि इसको कहते हैं काड़ू। ओए काड़ू, ओए काड़ू। तो ये जो काड़ू हो गया ये वाला हो गया। ठीक है, न तो ये पूरा ल बोल रहे हैं, न तो ये पूरा अड़ा बोल रहे हैं, ये कुछ और ही बोल रहे हैं। जैसे काड़ू, ओए काड़ू, ओए काड़ू, इधर आ, ओए काड़ू, ओए। तो इस तरीके से नहीं बोल रहे काड़ू, ओए काड़ू, ओए काड़ू, है ना। ऐसा आपको, मतलब ये आप समझने की दृष्टि से देखिए कि इस तरीके से ना वो कालू बोल रहे हैं ना उड़ा बोल रहे हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर आ रही थी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये नया वर्ड आया। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे तमिल। तमिल कैसे लिखते हैं? तमिल। अब जो उत्तर भारत के जो लोग हैं वो लोग तमिल ऐसे आराम से बोल रहे हैं, इसको ल पूरा उच्चारित कर रहे हैं। लेकिन दरअसल इसका जो उच्चारण है जो वहां के लोग करते हैं वो ना तो पूरा ल बोलते हैं ना तो पूरा अड़ा बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे हो गया है। अब आप तमिल को इस तरीके से आप देखेंगे तो ये जो तमिल है ये ऐसे हो गया है। तो ये तमिल नहीं है, ये तमिल 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 तमिल। मतलब हो सकता है संभवतः कि मैं सही उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं,
तो आप इसके समझने का प्रयास करें, ना तो ये ल हो गया, ना तो ये अड़ा हो गया, ये कुछ और हो गया, ये बीच की कोई चीज हो गई। इसी तरीके से ये मलयालम देखिए, म ल या ल म, हम तो पूरा ल बोल रहे हैं। अच्छा, मलयालम की एक खूबसूरती देखिए, दोनों तरफ से हम बोल सकते हैं म ल या ल म ल या ल म। लेकिन अब ये जो मलयालम है, इसका सही जो उच्चारण हो रहा है, अब मतलब जो दृष्टि से जो वहां के लोग हैं वो क्या करते हैं, म ल या, और ये हमारा विशिष्ट व्यंजन म, मलयालम 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 मलयालम। हालांकि हो सकता है आप इसको देखिए कि मैं सही उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कुछ कुछ अब मैं आपको इसी तरीके से ही समझा सकता हूँ, और कोई नया तरीका मिलेगा तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा कि इसको कैसे उच्चारित करें। तो आप ये समझिए कि न तो ये ल है, न तो ये अ है, ये कोई बीच की कोई स्थिति है। तो अब मलयालम जो है वो इस तरीके से, मलयालम तमिल, ठीक है, ओ काड़ू, ठीक है, इस तरीके से हो गया है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि जब भाषा का विकास होता है तो भाषा की आयु बढ़ती है, भाषा एक लंबे समय तक जीवित रहती है। अगर उसको हम बाधित कर देते हैं तो भाषा कहीं ना कहीं फिर रूढ़ होती चली जाती है, फिर खत्म होने के कगार पे चली जाती है। इसलिए भाषा को स्वीकार भाव रखना पड़ता है, सभी को स्वीकार करके एक साथ लेके चलना पड़ता है, तो वो भाषा समृद्ध होती रहती है और उसमें नए नए वैज्ञानिक प्रयोग भी चलते रहते हैं। और हिंदी भाषा की तो एक खास बात है कि हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है, ये मानवीय भाषा है। जैसे मानव बोलता है वैसे लिखा जाता है, जैसे मानव सुनता है वैसे लिखा जाता है। तो मानव कैसे अब बोलने लग गया है, क्या कुछ परिवर्तन आ गया, या फिर जहां पे भी कमी महसूस की गई उस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे नए नए वर्ड आते रहेंगे, और ये आना भी चाहिए ताकि भाषा की समृद्धि बरकरार रहे। और ये जो भाषा है बड़ी प्यारी भाषा है। इंग्लिश में आप देखिए, कभी बुट हो जाएगा, कभी बट हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं कि वहां पे कभी कुछ साइलेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये एक अपवाद नहीं होना चाहिए, वो वैज्ञानिक भाषा नहीं हुई। वैज्ञानिक भाषा मतलब कि सभी पे सटीक बैठ, ऐसा फॉर्मूला जो सभी कोई भी प्रयोग करे वो एक ही रिजल्ट आए, ठीक है, तो ऐसी बात होनी चाहिए। तो ये बड़ी ही अच्छी और प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और परीक्षा में आप ऐसे ही धुआं धुआं करते रहिए, कुछ भी पूछे। विशिष्ट व्यंजन 53 हो चुका है, मतलब पूरे वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 हो चुकी है। इसी तरीके से जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।